हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों, हेडिंग बना लीजिए साउंड। आज हम साउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। क्लास 9th और क्लास 8th दोनों में ये टॉपिक है और साइंस का बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए, तो साउंड को समझने के पहले बेटा हमें समझना पड़ेगा वेव्स को। क्यों समझना पड़ेगा बेटा? क्योंकि साउंड इज अ वेव। साउंड जो है एक वेव है। अच्छा, वेव क्या है भाई साहब? तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेव क्या होती है। ओके, वेव क्या होती है बेटा? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होती है। वेव क्या होती है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस, अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस, अ टाइप ऑफ डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी, विच कैरी एनर्जी, विच कैरी एनर्जी। जैसे मान लो बेटा, देखो यहां पर आपके पास सन था। अब ये सन था, सूर्य चमक रहा है बहुत तेज से, और करोड़ों किलोमीटर दूर बेटा हमारा प्लैनेट अर्थ है। प्लैनेट हमारा क्या है? अर्थ है। अब बेटा सन से, सन की एनर्जी को अर्थ तक लाने के लिए, सन की एनर्जी को अर्थ तक लाने के लिए जो कैरियर का काम करती है, दैट कैरियर इज अ वेव, दैट कैरियर इज अ वेव। तो वेव क्या है बेटा? वेव एक कैरियर है। वेव क्या है? कैरियर है, मतलब कि लोडर है। लोड करके वेव जो होती है चीजों को एक जगह से, चीजों मतलब केवल एनर्जी को, चीजों मतलब केवल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा करके उतार देती है। ओके, तो वेव वेव जो होती है बेटा वो एनर्जी का कैरियर है। वेव इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, है ना। और वेव किस फॉर्म में जाती है बेटा? वेव जो होती है मीडियम को डिस्टरबेंस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये डिस्टरबेंस है मीडियम का। एग्जाम्पल बात करता हूं बेटा, देखो मैं, अगर आपने यहाँ पे पानी है, ये पानी भरा हुआ है। ओके, ये पानी सिंपल भरा हुआ है। आपने ऊपर बैठे हुए हैं और आपने यहाँ पर पत्थर डाला। जैसे ही पत्थर डालोगे बच्चों, ये डिस्टरबेंस हो बन जाएगा। बोलो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब जो पत्थर को आपने एनर्जी दी थी, उस पत्थर में से कुछ एनर्जी इन डिस्टरबेंस की फॉर्म में आगे तक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और आप देखेंगे कि फाइनली कोई बहुत दूर पे एक हल्का सा पार्टिकल है, तो वो भी बेटा क्या होगा? इस पार्टिकल को, ये यहाँ पे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा और ये भी आगे पीछे मूव करने लगेगा। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब यहाँ पर एनर्जी ट्रेवल कर गई। एनर्जी क्या कर गई? ट्रेवल कर गई। तो वेव का काम क्या होता है बेटा? एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले करके जाना। मगर मालूम है जब वेव की बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना बेटा, तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो मास जो होता है, मतलब उस जगह का जो पार्टिकल होता है, वो अपनी जगह को छोड़ करके भी चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी ब्लॉक को खसका रहे हैं, तो अगर आप किसी ब्लॉक पे वर्क कर रहे हैं, ब्लॉक को एनर्जी दे रहे हैं, तो वो खुद ब्लॉक भी खसक जाएगा, वो दूर तक चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मगर वेव में एक कमाल की चीज होती है बेटा, कि जो पार्टिकल होता है वो अपनी जगह से नहीं हटता है। वो बाजू वाले को धक्का देके फिर से अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से, इसने अपने बाजू वाले को धक्का मारा, टुच किया, फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। फिर इसने आगे वाले को टुच किया, फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। मतलब यूं करके ऐसे आ गया आगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब वेव में एनर्जी तो डिस्प्लेस होती है, मगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को कभी नहीं छोड़ता। पार्टिकल अपनी पोजीशन को कभी नहीं छोड़ता। समझ में आया कि नहीं आते? आपने अगर कभी स्लिंकी चलाई है, स्लिंकी, तो आपने देखा होगा कि स्लिंकी में आप ऊपर से जर्क देते हो, ये जर्क नीचे पूरा ट्रांसफर हो जाता कि नहीं हो जाता? स्लिंकी का पूरा जर्क जो होता है ऊपर से लेके कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? नीचे चला जाता है ना। और मगर कोई भी स्लिंकी का पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ता नहीं है, अपनी पोजीशन को छोड़ता नहीं है। मतलब क्या होता है बेटा? कि वेव में, ड्यूरिंग वेव मोशन, अगर वेव मोशन होता है, तो वेव मोशन के दौरान बेटा जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट लीव इट्स पोजीशन, डू नॉट लीव इट्स पोजीशन। समझ में आया? ये अपनी पोजीशन को छोड़ता नहीं है। ओनली, ओनली परफॉर्म, ओनली परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन अबाउट, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। समझ में आ गया? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो बेटा टू एंड फ्रो मोशन करेगा। मतलब मान लो बेटा, जैसे ये कोई पार्टिकल है, तो आगे जाएगा
और पीछे आएगा और फिर वापस में थक करके अपनी जगह पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं कि ये अपनी जगह को छोड़ करके कहीं चला जाएगा, नहीं। थोड़ा सा डिस्प्लेस यहाँ होगा राइट में, थोड़ा सा डिस्प्लेस लेफ्ट में होगा और फाइनली आकर के अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ गया? तो वेव में बेटा, वेव में जो होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे कभी मूव, अपनी जगह से कभी हटता नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा एक रस्सी ले लो और उसको दो एंड के बीच में टाइट कर दो, दो एंड के बीच में क्या कर दो, टाइट कर दो। अब आप इस रस्सी को प्लग करो और बहुत तेज से फेंक, जिसको जिंग कर दो। तो जैसे ही आप रस्सी को जिंग करोगे बेटा, तो ये ऐसे ऐसे वेव्स बनेंगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो यस और नो। और रस्सी को आप यहाँ पे एक छोटा सा रिबन, रिबन बांध दो रेड कलर का। यहाँ पे एक छोटा सा क्या बांध दो बेटा, रिबन। अब आपने देखो, आपने प्लग यहाँ पे किया था, प्लग आपने कहाँ पे किया था, यहाँ पे। और धीरे धीरे बेटा ये डिस्टरबेंस जाएगा और यहाँ वाले रिबन को फड़फड़ 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 ऊपर नीचे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अच्छा ये बताओ, रस्सी का पार्टिकल जो था, मास यहाँ पे, वेव के चले जाने के बाद यहीं पर रहेगा कि कहीं और चला जाएगा? मास तो वहीं रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, कहीं और कैसे रहेगा? क्या रस्सी पतली हो जाएगी क्या? रस्सी तो वहीं की वहीं रहेगी। मतलब मास अपनी जगह से जाएगा नहीं, केवल मास क्या करेगा, अपनी पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मूव करता है। क्या करता? अप एंड डाउन। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कहलाती है वेव। तो वेव ये जो होता है, सो व्हाट इज वेव? वेव इज द टाइम, वेव इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ गए ना? तो वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। और वेव एक्चुअली एक कैरियर है। क्या है? वेव एक्चुअली एक कैरियर है जो एनर्जी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके छोड़ के आती है। समझ में आ गया? जैसे सन से हमारे पास अगर वेव नहीं होती, सन से अगर वेव नहीं होती तो हम तक एनर्जी आ नहीं पाती। सन की एनर्जी हम तक कैसे पहुंचती? विद द हेल्प ऑफ वेव। समझ गए? कौन सी वेव? लाइट वेव। कौन सी वेव? लाइट वेव। समझ में आ गया ना? लाइट में दोनों चीजें होती है, लाइट वेव भी होती है और लाइट रे भी होती है। एक लाइट वेव भी होती है और एक लाइट रे भी होती है। तो वन इज लाइट वेव, लाइट वेव, और दूसरी होती है लाइट रे, लाइट रे। समझ में आया? लाइट रे। व्हाट इज रे? रे का मतलब होता है रास्ता, रे का मतलब होता है रास्ता। वेव के रास्ते को रे बोलते हैं। वेव के रास्ते क्या बोलते हैं? रे। मान लो वेव यहां से चली और यहां तक चली, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये आपने दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब बेटा ये जो चीज बना ना, ये जो रास्ता बना ना, इसको बोलोगे रे। क्या बोलोगे इसको? रे। और ये जो एनर्जी के चलने का पैटर्न है, इसको बोलोगे वेव। ये वेव है। क्या है बेटा? आ गया समझ में? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? हाँ। सो ये कहला गया वेव। चलिए आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। सो व्हाट इज वेव? अ वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। जैसा मैंने बताया, वेव क्या है बेटा? यहाँ पे देखो वेव्स बन रही ना। तो वेव्स एक्चुअली है क्या? वेव्स जो होते हैं, मीडियम में डिस्टरबेंस होता है। मीडियम में क्या होता है? डिस्टरबेंस। विच मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कौन मूव कर रहा है? वेव मूव कर रही। कौन मूव कर रहा है? वे मूव कर रही। अनदर एंड कैरीज एनर्जी, एंड कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मगर क्या पार्टिकल मूव करेगा? नहीं। एनर्जी चली जाएगी मगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा। जैसी मेरी आवाज आप तक आ रही है बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, मगर कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करके आपके कान तक पहुंच रहा है। ये लोग पार्टिकल क्या करते हैं? मैंने इसको धक्का मारा, उसने अगले को धक्का मारा, उसने अगले को धक्का मारा, ऐसे धक्का 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 धक्का। और ये धक्का फाइनली तुम्हारे कान के पास के जो पार्टिकल है ना, वो तुम्हारे कान के ईयर ड्रम को मारते हैं। क्या मारते हैं? ईयर ड्रम को। समझ में आ गया? तो मैं अपने मुंह से जो प्रेशर जनरेट कर रहा हूं, वो प्रेशर आपके कान के ईयर ड्रम में फाइनली जाके टकराता है। और मेरे हर अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग प्रेशर है, हर अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग प्रेशर है। और ऐसे ही आपके ईयर ड्रम में उल्टा रहेगा, हर अलग अलग प्रेशर के लिए अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्द है। यहां से मैं शब्द की मदद से प्रेशर बनाऊंगा, कान में आपका प्रेशर क्या बनाएगा? शब्द बनाएगा। समझ में आ गया? जस्ट उल्टा काम हो रहा है। यहां पे मेरी वोकल कार्ड क्या जनरेट करती है? प्रेशर। समझ में आ गया? तो शब्द की वजह से क्या जनरेट हो गया? प्रेशर। और वहां पे आपके ईयर ड्रम में प्रेशर की वजह से क्या जनरेट होगा? शब्द। तो मैं यदि यहाँ का बोलूंगा तो आपको वहां का सुनाई देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए। So what is wave? Wave is the disturbance in medium which move from one point to another and carries energy without a net displacement of the particle. आपसे कोई पूछे, लाख बार पूछे कि बेटा ये बताओ कि क्या वेव मोशन में क्या पार्टिकल वेरी करता है, पार्टिकल डिस्टर्ब होता है? नो। पार्टिकल कभी मोशन नहीं करेगा। पार्टिकल झटका मार के आगे पीछे होके अपनी जगह पे वापस आ जाएगा।
पार्टिकल का कोई मोशन नहीं होता है। समझ में आ गया? केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या होती है? केवल एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, ये हो गई वेव की डेफिनेशन फर्स्ट। अब बच्चों टाइप ऑफ वेव हम बताते हैं कि टाइप वेव कितने टाइप की होती है, तो टाइप्स ऑफ वेव पर डिस्कस करेंगे। तो हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, बेटा दो टाइप की वेव होती हैं। एक होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मीडियम इज रिक्वायर्ड, मीडियम इज रिक्वायर्ड, बेटा जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी वेव होती है जिसमें मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। को आप कौन सी वेव बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दो टाइप की वेव है बेटा, दो टाइप की वेव है। एक में मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, एक में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। और जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बच्चों क्लासिफिकेशन की बात हमने कर ली, जैसे कि दो टाइप ऑफ वेव होती हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव, बेटा जैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव, बेटा स्ट्रिंग मतलब धागे में उत्पन्न वेव जो होती है, जो धागे में या कोई डोरी में आप वेव करते हो, जनरेट करते हो, तो उसमें अगर आप धागा नहीं बांधेगे तो क्या वेव जाएगी? नहीं जाएगी। तो उसके लिए धागा जरूरत है, तो इसको बोलते हैं हमने मैकेनिकल वेव। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल बताओ बेटा, पानी में वेव उत्पन्न करने के लिए पानी की जरूरत है कि नहीं है? है। तो पानी बन गया मीडियम। तो बेटा जो वाटर के वेव होते हैं, जिनको आप वाटर रिपेलिंग्स भी बोलते हैं, तो ये वाटर में जो वेव होती है बेटा, ये भी एक मैकेनिकल वेव है। और कौन सी बात करें बेटा मैकेनिकल वेव में? एग्जाम्पल साउंड वेव। कौन सी वेव बेटा? साउंड वेव। बेटा साउंड वेव के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी मीडियम की, क्योंकि साउंड तभी जाएगा बेटा, जैसे हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कोई घंटी आपको सुनाई दे रही है, लाइक ये घंटी यहाँ पे बज रही है, आपको सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एयर पार्टिकल है। क्या है यहाँ पे? एयर पार्टिकल, जो कि मीडियम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मीडियम। अगर ये एयर पार्टिकल आप निकाल लेंगे, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, सुना होगा कि एक जार के अंदर आप एक बेल को रख देते हो, इलेक्ट्रिक बेल को, और वैक्यूम पंप लगा करके इसके अंदर की पूरी एयर आप बाहर कर लेते हो। क्या लगा लेते हो? पूरी एयर बाहर कर लेते हो। अब इसको आप बिजली से बजाओगे तो कितना भी ठन ठन करोगे, कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि भैया अंदर पार्टिकल ही नहीं है, अंदर पार्टिकल नहीं है, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। समझ गए ना? क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है तो कोई वाइब्रेशन ही ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये सब वेव क्या कहलाती है? मैकेनिकल वेव। यस, तो फर्स्ट है मैकेनिकल वेव। अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर। एक मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है, ए मैकेनिकल वेव इज ए वेव दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर, जो एक्चुअली मैटर के ऑसिलेशन से बनती है। किसके ऑसिलेशन से? मैटर। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मीडियम, और जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अरे भाई, ये वेव का तो काम ही एनर्जी का ट्रांसफर करना, चाहे कैसी भी वेव हो, थ्रू द मीडियम। बेटे याद रखना कि मैकेनिकल वेव में मीडियम बहुत जरूरत होती है। मीडियम की क्या होती है? बहुत जरूरत। क्लियर? बिना मीडियम के, बिना बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव अगर होगी तो उसको मीडियम चाहिए है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि मैंने जो डेफिनेशन बताई वो ज्यादा अच्छी है। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? अ वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम, है ना, इन विच मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन। ऐसी वेव जिनके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिनके चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? एग्जाम्पल सन से चलने वाली वेव। बेटा आपको पता है कि सन बहुत करोड़ों किलोमीटर दूर है, और सन के बीच में एक बड़ा स्पेस पड़ता है बेटा, जहां पर एब्सोल्युटली वैक्यूम है। क्या? एब्सोल्युटली वैक्यूम मतलब वहां पर कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो, मतलब नो पार्टिकल। तो बेटा बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर जो वेव आती है वो किसके फॉर्म में आती है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटा यहां पर जो वेव आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है। मतलब जब मीडियम नहीं होगा और उस मीडियम के अंदर से कोई वेव ट्रेवल करके आ रही है, इसका मतलब वो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बेटा टाइप
टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव बेटा दो टाइप की होती हैं। टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव की बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव कितने टाइप की होती हैं, ये देखिए। तो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, बेटा मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती हैं। ओके, देखिए मैकेनिकल वेव में कुछ वेव ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक ही तरफ है। जैसे मतलब वाइब्रेशन भी वही होगा और प्रोपोगेशन भी वही होगा, और प्रोपोगेशन भी वही होगा। तो ऐसी वेव को बोलते हैं कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। मतलब वाइब्रेशन भी वही होगा और प्रोपोगेशन भी वही होगा। ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल के लिए आपने स्लिंकी देखी होगी, स्लिंकी। अब स्लिंकी को आप टेबल में रख दो, स्लिंकी को आप टेबल में रख दो और यहां से झटका मारते हो, तो आपने देखा होगा कि पहले जहां झटका जाएगा वहां की स्लिंकी सिकुड़ जाती है। यस और नो? फिर ये सिकुड़न आगे बढ़ जाएगी, पीछे का पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, आगे सिकुड़ जाएगा, फिर थोड़ी देर में और सिकुड़न आगे बढ़ेगी। तो आप देखोगे ये वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? मतलब वो पूरा का पूरा पैटर्न अपनी जगह को लेकर के आगे बढ़ता जाता है। तो बेटा मुझे बताओ, वाइब्रेशन भी इसी आगे पीछे हुआ कि नहीं हुआ? और ट्रेवलिंग भी आगे ही हुई कि नहीं हुई? यस और नो? तो वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गया? बट आपने देखा होगा ट्रांसवर्स वेव, यदि यहीं आप एक डोरी ले लो और इस डोरी में अगर आपने इसको प्लग किया तो आपने देखा फाइनली आपका यहाँ वाला रिबन हिलता दिखाई देगा। मतलब प्रोपोगेशन तो ये है, प्रोपोगेशन ये है। बट डोरी का वाइब्रेशन जो होता है ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? डोरी का वाइब्रेशन कहाँ होता है? ऊपर नीचे। मगर प्रोपोगेशन कहाँ होता है? आगे। प्रोपोगेशन कहाँ होता है? आगे। तो वाइब्रेशन अलग हो रहा है और प्रोपोगेशन अलग हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं बेटा? ये देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है, वाइब्रेशन बेटा ऊपर नीचे हो रहा है, मगर प्रोपोगेशन फाइनली यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेव यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी? यस। तो इसको बोलते हैं, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे आपने मेंढक को देखा होगा, मेंढक चलता आगे है, आगे कूद गया, बोलो हाँ है ना। मगर मेंढक का वाइब्रेशन कहाँ होता है? ऊपर नीचे। ये सो नो? तो इस तरीके से ये कौन सी वेव कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? अब ये देखो, ये बेटा एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। कौन सी वेव? साउंड वेव। तो साउंड वेव में बेटा जैसे ही आप प्रेशर जनरेट करोगे तो क्या होगा कि मीडियम के जो पहले वाले पार्टिकल हैं, साउंड वेव के कारण बेटा जैसे ही आप मीडियम के सबसे पहले वाले पार्टिकल, उनको हाई प्रेशर मिलेगा और वो पास पास आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। बेटा सेंट्रल में प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ये एकदम ऐसा मत समझ लेना। सेंट्रल पे प्रेशर क्या होता है? सबसे ज्यादा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब बेटा ये सबसे पास पास में है। क्लियर? बेटा जैसे ये पूरा का पूरा पैकेट जो है मीडियम से पूरा ट्रेवल करता जाएगा, यहां से पूरा क्या करता जाएगा? ट्रेवल करता जाएगा। ये वाइब्रेशन जो है आगे ट्रेवल करता जाएगा। हाँ, समझ गए ना? बेटा इस एरिया को बोलते हैं हम कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? अब बेटा जब एक जगह कंप्रेशन होगा तो उसके आगे क्या चलेगा? रेयर फ्रैक्शन। क्या चलेगा बेटा? हाँ। तो फर्स्ट रीजन बेटा कहलाता है कंप्रेशन, और ये वाला रीजन यहाँ पे कंप्रेशन है, और आगे बेटा रेयर फ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? रेयर फ्रैक्शन। थोड़ी देर के बाद बेटा ये कंप्रेशन पूरा का पूरा उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? पूरा का पूरा यहाँ पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा कंप्रेशन उठ करके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। थोड़ी देर बाद ये कंप्रेशन उठ करके कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? रेयर फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा? रेयर फ्रैक्शन। आपको दिख रहा है रेयर फ्रैक्शन अभी? हाँ। तो कंप्रेशन मूव कर गया और यहाँ पर आपका क्या बन गया? रेयर फ्रैक्शन बन गया। ये देखो बेटा, ये कंप्रेशन है और ये वाला पार्ट क्या है? रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन वाले रीजन के एकदम बीचों बीच में कंप्रेशन सबसे हाई होता है। सबसे क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और यहाँ पर जो डिस्टरबेंस जो होता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, फिर बीच में यहाँ पे क्या बनेगा? क्रस्ट। और फिर बीच में क्या बनेगा? ट्रफ। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से साउंड वेव क्या होती है? प्रोपोगेट होती है। तो देखिएगा, व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन भी वही है और वाइब्रेशन भी वही है। अगर वाइब्रेशन और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव बोलते हैं?
हाँ, ये वेव जो होती है कंटेन्स कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। ये जो वेव होती हैं ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो ये जो वेव होती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। देन बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो पार्टिकल वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। मतलब इसमें मोशन ऑफ द वेव आगे होगा मगर पार्टिकल का डिस्टर्बेंस कहाँ होगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसमें बेटा देखो जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते थे? वहां पे हम बोलते थे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशर और रेयर फ्रैक्शन। यहां पर बेटा जो डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट होगा उसको बोलेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। बेटा ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है क्रस्ट, और पार्टिकल का जो सबसे लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो वेव्स होती हैं किसके फॉर्म में चलती हैं? क्रस्ट और रफ की फॉर्म में, क्रस्ट और रफ की फॉर्म में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लाइक आपने कोई वेव को आपने प्लग कर दिया है, तो ये देखिए बेटा ये आपने यहाँ पे प्लग कर दिया है और वेव फाइनली जनरेट हो गई है इस तरीके से। यहाँ पर वेव बनी और ये इस तरीके से जनरेट होकर के चल रही है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो ये बेटा क्रस्ट है और ये क्या है बेटा? ट्रफ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक क्रस्ट हो गया, एक क्या हो गया? ट्रफ हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक वेव ने अपनी एक जिंदगी पूरी कर ली कि नहीं पूरी कर ली? इसके बाद फिर से बेटा यहां पर वेव का हैप्पी न्यू ईयर आ गया कि नहीं आ गया? फिर से हैप्पी बर्थडे आ गया कि नहीं आ गया? मतलब यहां तक बेटा वेव ने एक पूरा का पूरा छल्ला अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। बोलो यस और नो? तो बेटा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है, यहां तक का टाइम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वाई वेव की एक जिंदगी, ये बेटा वेव की एक जिंदगी है। तो एक टाइम पीरियड में जितना समय लगा है वेव को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसको हम बोलते हैं वेव का टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? वेव का। क्लियर कि नॉट क्लियर? और बेटा वेव जितनी लेंथ ट्रेवल करती है, वेव अपने एक टाइम पीरियड में जो लेंथ ट्रेवल करती है, देखो तो वेव कितनी लेंथ ट्रेवल कर रही है बेटा? यहां से लेकर के यहां तक कर रही है कि नहीं कर रही है? यही लंबाई ट्रेवल कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो ये कहलाती है वेव लेंथ। क्या कहलाती है बेटा? वेव लेंथ। मतलब वेव अपनी एक जिंदगी में जिस लेंथ को ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहलाएगा वेव लेंथ। क्या कहलाएगा? ये वेव लेंथ। अब देखिए मैं आपके सामने एक वेव बना रहा हूं जिसकी वेव लेंथ बहुत बड़ी है। ये देखिए यहां पर ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, ये आधा साइकिल, और फिर ये वेव का यहां से शुरू हुई ना, तो यहाँ आधा, और इसके बाद ये पूरा पूरा साइकिल। ठीक है ना? तो ये देखिए यहां पर बेटा इसके बाद फिर से वेव यहां से शुरू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो देखो बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी वेव लेंथ। क्या कहलाएगी? वेव लेंथ। है ना? इसको बोलेंगे लैम्डा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? लैम्डा से। तो मतलब यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वेव लेंथ कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया, तुमने 10 मीटर की डोरी बांध ली। कितने मीटर की डोरी तुमने प्लग किया? तो इसके अंदर 5 छल्ले बन गए। एक छल्ला, ये दो छल्ला, ये तीसरा छल्ला, ये चौथा, और ये पांचवा। समझ गए ना? 5 छल्ले बन गए। फिर मैंने कहा बेटा वेव बना रहे हो? हाँ पापा वेव बना रहा हूँ। और बेटा ये बताना है आपको कि बेटा इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो तुमने 10 मीटर में 5 छल्ले बनाए हैं, मतलब एक छल्ला कितने मीटर का? 2 मीटर का। मतलब बेटा जो आपकी वेव बन रही है उसकी वेव लेंथ लैम्डा कितने मीटर है? 2 मीटर। समझ में आ गया? ये कहलाता है वेवलेंथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके। यस। तो बेटा ये जो वेव होती है ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। नाउ बात करते हैं साउंड एज ए वेव। हाँ तो बच्चों साउंड भी एक वेव है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब बेटा डोरी हो गई, है ना, आपके घंटे वगैरह हो गए, आपका गिटार हो गया, सितार हो गया। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेटेड। मैंने बताया कि साउंड वेव एक कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडनली इन लिक्विड एंड गैसेस। हाँ अगर आप बात करोगे साउंड के ट्रेवल की, तो साउंड बेटा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करता है। किसमें? लिक्विड में और गैस में। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ युवराज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज आपकी गैस में जा रही है, एयर में जा रही है। किसमें जा रही है? एयर में। तो साउंड कैसे जाएगा? लॉन्गिट्यूडनली। कैसा जाएगा? हाँ। तो साउंड ट्रेवल्स लॉन्गिट्यूडनली इन एयर एंड गैसेस। मगर बेटा सॉलिड के अंदर जो साउंड होता है, देखो सॉलिड के अंदर जो साउंड होता है वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। गैस के अंदर तो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, लिक्विड के अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल होगा, मगर सॉलिड के अंदर क्या हो सकता है? साउंड ट्रांसवर्स भी और
कैसा? ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। देखो जैसे कैसे, मान लो बेटा तुम्हारे पास एक लोहे की बड़ी सी रॉड है, लोहे की, मान लो एक रेलवे की पटरी का टुकड़ा तुमने ले आया। ये एक रेलवे की पटरी का टुकड़ा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये रेलवे की पटरी का टुकड़ा है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब तुमने यहाँ पर इसमें जोरदार हैमर मारा, क्या मारा? जोरदार हैमर मारा यहाँ पे। अब जैसे तुम हैमर मारोगे तो होगा क्या बेटा? जैसे हैमर मारोगे बेटा तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे ये अप एंड डाउन मोशन करने लगेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? और यहाँ पर वाइब्रेट क्या होगा? ट्रेवल हो जाएगा ना? तो यहाँ पे ट्रेवल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साउंड वेव जो है किसके जैसे बिहेव कर रही है? ट्रांसवर्स के जैसे। किसके जैसे बिहेव कर रही है? ट्रांसवर्स। क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है और प्रोपोगेशन राइट साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। अब देखो ये बताओ कि अगर तुमने इसको हैमर यहाँ ना मारा होता, इसके अगर इसकी जगह तुमने हैमर यहाँ पे मारा होता, बोलो ये सुनो, तो अगर यहाँ हैमर मारते तो पार्टिकल क्या होते? इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते। करते कि नहीं करते? और वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती कि नहीं करती? तो यहाँ पर कौन सी वेव हो जाती? लॉन्गिट्यूडनल। बोलो होता कि नहीं होता? यस कि नो? नहीं आ रहा क्या समझ में? भाई यहाँ पर वेव लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, एक वेव में ट्रांसवर्स हो रही है और एक केस में क्या हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर युवराज? नॉट क्लियर? तो एक केस में लॉन्गिट्यूडनल हो रही है, दूसरे केस में क्या हो रही है? ट्रांसवर्स हो रही है। तो सॉलिड में जो वेव है बेटा, सॉलिड में आपके लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, मगर लिक्विड और गैस में केवल क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर कि नॉट क्लियर? इन एयर साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया आपको कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर एरिया को, हाई प्रेशर एरिया को क्या बोलते हैं अपन? कंप्रेशन। और कंप्रेशन में हाई प्रेशर होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी पार्टिकल की? हाई, क्योंकि पार्टिकल पास पास होंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकंड, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? लो। डेंसिटी भी क्या होगी? लो। ये देखिए बेटा सोर्स ऑफ साउंड है ये, यहाँ पे लाउड स्पीकर बन रहा है। सबसे पहले बोलो बेटा क्या हो गया? कंप्रेशन। क्या हो गया? कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद क्या हो गया? फिर से रेयर फ्रैक्शन। और जितना बड़ा रेयर फ्रैक्शन है फिर से उतना बड़ा क्या होगा? कंप्रेशन। फिर से उतना बड़ा क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। और फिर से उतना बड़ा क्या? कंप्रेशन। देन रेयर फ्रैक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयर फ्रैक्शन। समझ में आ गया बेटा? हम्म। अब आप देखिए जरा, वेरिएशन देखो बेटा, ये तो था डेंसिटी वेरिएशन। समझ में आ गया? ये किसका वेरिएशन था? डेंसिटी का, जो आपको पार्टिकल ने दिखाया। अब प्रेशर देखिए बेटा, बोलो यहाँ पे डेंसिटी हाई है कि नहीं है? तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। प्रेशर धीरे 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 कम होता गया, बीच में सबसे कम हो गया। होगा कि नहीं हो गया? तो रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे बिल्कुल देखो बीच में सबसे कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये बन जाएगा ट्रफ। क्या बन जाएगा? ये ट्रफ। और जहाँ प्रेशर सबसे हाई होगा वो बन जाएगा क्रस्ट। क्या बन जाएगा? क्रस्ट। ये बन गया ट्रफ। अब देखो फिर से बेटा प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे बेटा कंप्रेशन शुरू हुआ, और ये कंप्रेशन का एकदम मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? फिर से क्रस्ट। क्या बनेगा? फिर से क्रस्ट। फिर यहाँ बेटा प्रेशर घटना शुरू हुआ, रेयर फ्रैक्शन। और क्या ये रेयर फ्रैक्शन का मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो यहाँ से फिर से बन जाएगा ट्रफ। क्या बन जाएगा? ट्रफ। अगेन क्रस्ट, अगेन ट्रफ, अगेन क्रस्ट, अगेन ट्रफ। अब देखो यदि मैं इसका ये प्रेशर वेरिएशन हो गया। अब मैं इसका डायग्राम यदि बनाऊं देखो, तो सबसे पहले टॉप पॉइंट पर प्रेशर सबसे ज्यादा था, था कि नहीं था? फिर प्रेशर ज्यादा था, और फिर इसके बाद देखो बेटा रेयर फ्रैक्शन आ गया, ये ट्रफ आ गया। क्या आ गया? ये ट्रफ। फिर से बीच में क्या बन गया बेटा? क्रस्ट। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? ट्रफ। फिर क्या आ गया? क्रस्ट। और फिर क्या आ गया? ट्रफ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वेव में किस प्रकार का प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव में काम में आएगा ये वेरिएशन। और ये किस में चलता है बेटा? आपका ट्रांसवर्स वेव में। कौन सी वेव में? ट्रांसवर्स वेव में। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड। जैसा मैंने बताया लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। मगर सॉलिड के अंदर ये वेव जो होती है दोनों हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। जैसा मैंने अभी बताया कि सॉलिड के केस में ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सॉलिड के केस में ये दोनों हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव किस तरीके से काम करती है। नंबर वन, सबसे पहला है टाइम पीरियड। नंबर वन क्या है? टाइम पीरियड। बेटा एक साइकिल कंप्लीट करने को, वेव की एक जिंदगी कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय कंप्लीट, या टाइम टेकन टू ट्रेवल वन वेव, एक वेव को कंप्लीटली ट्रेवल करने में वन वेव के लिए, एक वन वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एंड दिस टाइम पीरियड इज इन सेकंड। क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? सेकंड में।
क्लियर हो गया? ये हो गया टाइम पीरियड। देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बहुत मजेदार है बच्चों की, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। मान लो बेटा यहाँ पर 1 सेकंड पूरा हो रहा है टाइम, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, 1 सेकंड। अब इस 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन देखो, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, छह वेव, और कितनी वेव, 7 वेव। तो बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब एक वेव में 1 सेकंड में 7 वेव चल रही हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बनेगी 7 हर्ट्ज। कितनी बनेगी, 7 हर्ट्ज। मतलब नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, और जितनी वेव उतने ऑसिलेशंस। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 1 सेकंड में जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 1 सेकंड, सॉरी गलत बोल गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गया? 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको, फिर से बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक का टाइम 1 सेकंड है, और 1 सेकंड में बेटा ये पहला वाइब्रेशन कंप्लीट, ये दूसरा वाइब्रेशन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7 हर्ट्ज। कितनी होगी, 7 हर्ट्ज। समझ में? मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन, चाहे आप उसको ऑसिलेशन कह लो, चाहे आप वाइब्रेशन कह लो, उसको बोलते हैं। अब देखो बेटा, इसको टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को बेटा एन से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी एन कह लो बेटा। इसको एफ से भी शो करते हैं, और इसका एक और सिंबल है बड़ा खतरनाक सा, न्यू। क्या सिंबल है, न्यू। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बेटा फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट आपको वेदांत बताएंगे। वेदांत फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, वेदांत बताए हैं, बिल्कुल बहुत सही बताया वेदांत ने। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज। ओके, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। यस, अगर कहीं पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, कितने हर्ट्ज है, मतलब ये समझ लो कि बेटा 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 5 वाइब्रेशन 1 सेकंड में, 5 वाइब्रेशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने देख लिया। फ्रीक्वेंसी एन इक्वल टू कह लो, एफ इक्वल टू कह लो, न्यू इक्वल टू होता 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड बेटा सेकंड में आएगा, और 1 अपॉन सेकंड को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। क्लियर हो गया? यहां देखिए, आपको मैं दो वेव दिखा रहा हूं, एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक की फ्रीक्वेंसी कम है। ये देखिए यहां पर सेम लेंथ को ट्रेवल करने में, मान लीजिए यहां तक हमारी लेंथ है ना। अब देखो यहां पर, देखो ये पहला वाइब्रेशन कंप्लीट, फर्स्ट वाली वेव का, इसको मैं रेड से बना देता हूं। तो रेड वाली वेव का बेटा ये फर्स्ट वाइब्रेशन दिखा कि नहीं दिखा, देन ये बेटा सेकेंड वाइब्रेशन, देन बेटा ये थर्ड वाइब्रेशन, देन बेटा ये फोर्थ वाइब्रेशन, और देन ये कितने वाइब्रेशन, फिफ्थ वाइब्रेशन। बोलो है ना? अब इसने 5 वाइब्रेशन देखो जल्दी कर लिए कि नहीं कर लिए। अब अगले का वाइब्रेशन देखते हैं बेटा, ब्लू कलर वाली वेव का। देखिए ये एक वाइब्रेशन, ये दो वाइब्रेशन, और ये कितने वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन। बोलो ये सानो, अगर मैं कहूं कि यहां तक के वाइब्रेशन का टाइम है 1 सेकंड, कितने सेकंड, 1 सेकंड, तो पहली वाली रेड वाली वेव ने 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशन करे हैं। तो फर्स्ट वाली वेव की फ्रीक्वेंसी बनेगी 5 हर्ट्ज। क्या बनेगी, और सेकंड वाली वेव ने बेटा क्योंकि 3 वाइब्रेशन करे हैं, तो सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी बनेगी 3 हर्ट्ज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया? हाँ, तो सेकंड वाली वेव देख दो, थोड़ा जल्दी वाइब्रेट नहीं कर रही है, स्लोली वाइब्रेट कर रही है। देखिए इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है। और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और ये देखिए जो रेड वाली वेव है उसका टाइम पीरियड कम है, ये देखो इसका टाइम पीरियड केवल इतना सा है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये रिलेशन हो गया बेटा टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में। डन, समझ में आ गया? बच्चों बात करते हैं पिच, है ना। तो पिच, और पिच का मतलब आपने सुना होगा, तो आपने बोला होगा भैया लो पिच और दूसरा हाई पिच, लो पिच और हाई पिच। बेटा पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कोई कोई की आवाज आपने सुनी होगी बहुत मोटी होती है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो उनकी बेटा अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब उनकी जो आवाज होगी वो लो पिच में होगी। और किसी की आवाज आपकी बहुत मस्त होती है, बहुत तीखी आवाज होती है, बहुत पतली आवाज होती है, मतलब उसकी हाई पिच है। क्या है बेटा, हाई पिच। समझ गए ना?
कुछ लोग अपनी लो पिच की वजह से मशहूर होते हैं, कुछ लोग अपनी हाई पिच की वजह से मशहूर होते हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज, देवी और सज्जनों आपका स्वागत है, ये देखिए ये बहुत लो पिच है। क्या है? बहुत लो पिच है। तो अमिताभ बच्चन जब किसी चीज को का, है ना, जैसे अमिताभ बच्चन कहेंगे देवी और सज्जनों, तो मान लीजिए 1 सेकंड में उनका सिग्नल कुछ इतने आराम से वेरी हो रहा है ना। अब इसी आवाज को अगर आप हाई पिच में कर देंगे, हाई पिच में, तो देखिए जो आपका स्वागत है, ये देखिए, तो आपने यहाँ पे हाई पिच कर दिया है, तो आपकी आवाज एकदम पतली हो गई। क्या हो गई? पतली। चिड़िया के चहचहाने की, चिरपिंग की आवाज जो होती है बहुत पतली होती है, क्योंकि चिड़िया की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। देखिए चिड़िया जो है उसी सेकंड में, उसी टाइम में कितने सारे वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ, ये देखिए उतने टाइम में कितने सारे वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो चिड़िया की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, मगर यहीं पर ये रॉर कर रहा है सेम उतने, है ना। तो देखिए बहुत ही कम वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो बेटा लोअर फ्रिक्वेंसी मतलब लोअर पिच, और हायर फ्रिक्वेंसी मतलब हायर पिच। अब एक चीज याद रखना बच्चा, एक ही डायलॉग को अलग अलग तरीके से लोग बोल पाते हैं। जैसे मैं इसी डायलॉग को बोलूंगा, है ना, मैं कोई भी डायलॉग को बोलूंगा, लाइक रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का है। अब इसी डायलॉग को अगर कोई लड़का बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, कोई लड़की बोलेगी तो अलग तरीके से बोलेगा, समझ गए ना। कोई दूसरा लड़का बोलेगा उसका भी अलग होगा, उसी को अजय देवगन बोलेगा तो उसको अलग तरीके से बोलेगा, उसको कोई और, उसको रोनाल्डो बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा। समझ में आ गया? हाँ, तो बेटा उसको अलग अलग तरीके से सब लोग, तो क्योंकि सबकी पिच अलग अलग होती है, सबकी पिच क्या होती है? अलग अलग होती है। थोड़ी सी भी फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा तो पिच बदल जाएगी। पिच क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। पॉइंट 1 का, पॉइंट 1 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बच्चों, 0.0000.1 का भी चेंज आएगा तो फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी। इसीलिए हम सबकी आवाज अलग अलग है, और क्लास में टीचर पहचानते हैं किस बच्चे की आवाज कौन सी है, इसलिए बिना देखे वो आवाज सुन के बच्चे को पता लगा लेते हैं ना। हाँ, तो हमारी पिच में ही बदलाव होता है, समझ गए ना। गाना हम वही गाएंगे, गाना हम वही गाएंगे, मगर सबको उसकी फ्रिक्वेंसी, सबकी पिच क्या होगी? अलग अलग। सबकी पिच क्या होगी? अलग अलग, इसलिए सबका साउंड अलग अलग आएगा। समझ में आया? और जब आप गाना गाते हैं तो बेटा दो फ्रिक्वेंसी काम करती हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी, किसकी फ्रिक्वेंसी? इंस्ट्रूमेंट की, और दूसरा भैया जो गाना गा रहा है सिंगर, उसकी फ्रिक्वेंसी। समझ में आ गया? तो इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी को सिंगर की फ्रिक्वेंसी से शुरू में मैच कराया जाता है। जब कभी भी कहीं कंसर्ट होता है तो इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी को सिंगर की फ्रिक्वेंसी से क्या करते हैं? मैच कराते। तो आपने देखे होंगे 1-2 घंटे पहले वो लोग आ जाते हैं सेट करने के लिए। हाँ भैया सेट करो, हाँ, फिर वो बोलता है सा, फिर वो मिलाता है टिंग 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 टिंग, हाँ थोड़ा और ऊंचा करिए, स्केल बढ़ाइए, स्केल नीचे कीजिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो ढोलक बजा करके मैच कराता है। हाँ देखो, आंखों में बात करते हैं आपस में, देखो भैया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया मैच करो। पता चला ऐसा ना हो कि गाना गाते समय तुम अलग फ्रिक्वेंसी पे चल रहे हो और हम अलग फ्रिक्वेंसी पे। समझ में आता है? कई बार आपके स्कूल में राष्ट्रगान गाते समय ऐसी दुविधा हो जाती होगी, कुछ बच्चे अलग फ्रिक्वेंसी में गाते होंगे, कुछ बच्चे अलग फ्रिक्वेंसी में, कुछ हाई पिच में और कुछ लो पिच में। तो बड़ा गंदा सा उस समय माहौल बन जाता है, फिर टीचर डांटते हैं एक साथ मिला के गाओ, सुर में गाओ, यस और नो। तो ऐसा होता है, समझ में आया ना। कई बार ऐसा होता है कि फ्रिक्वेंसी अलग अलग रहती है, ठीक है ना, पिच अलग अलग चलता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैंने बता दी बेटा, एक वेव अपने एक वाइब्रेशन में जिस लेंथ को ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बोलते हैं बेटा वहां तक का टाइम, टाइम कहलाता है, वन वाइब्रेशन का टाइम, टाइम पीरियड है। मगर वन वाइब्रेशन में जो लेंथ ट्रेवल हुई, समझ में आ गया, वो वेवलेंथ है बेटा। तो ये है वो लेंथ, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालने के कई तरीके हैं। या तो आप ओरिजिन से, ओरिजिन शुरू से शुरू तक निकाल लो, या आप निकाल लो क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट। तो बताइए ये भी वेवलेंथ बनेगी कि नहीं बनेगी? या आप निकाल लो ट्रफ टू ट्रफ, ट्रफ टू ट्रफ, ये भी क्या बनेगी? वेवलेंथ। सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, या तो दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी, या दो लगातार ट्रफ के बीच में के बीच की दूरी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन वेव। एक वेव की जो डिस्टेंस होती है बेटा उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, ओके,
और सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। बेटा यहाँ पे तो आपको दिख गया, बट आज जब आप बात करोगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो वेवलेंथ क्या होगी? देखो बेटा, ये कंप्रेशन है कि नहीं है, ये भी कंप्रेशन है कि नहीं है, तो दो कंप्रेशन के बीच की दूरी क्या होगी? वेवलेंथ। या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी भी क्या होगी? वेवलेंथ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर हो गया? यस, ये हो गई, ये वेव की बात हो गई। अब बात करते हैं वेव का एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड, बेटा आपने वाइब्रेट किया, टेबल पे बीट मारी भम, और दूसरे ने बीट मारी भम, बोलो हाँ है ना? तो एक का ये जो देख रहे हो आप, ये साउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और एक का एम्पलीट्यूड कम है। देखिए इस एक ही एक सिग्नल को मैं दो अलग अलग एम्पलीट्यूड में, हेलो 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 हेलो, समझ गए? यदि मैं बोलूं हेलो 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 हेलो, अब ये देखो इसी को मैं बड़े एम्पलीट्यूड में क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम सेम रहेगा, हेलो 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 हेलो। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या प्रेशर कम दे रहा हूं तो कम एम्पलीट्यूड बन रहा है, यहाँ पर मैंने प्रेशर का वाइब्रेशंस तगड़े कर दिए, क्या बन गया? हाई एम्पलीट्यूड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यस, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? बेटा एक वेव के लिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? बेटा जो मैक्सिमम मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डोरी आपने खींच रखी है, तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। कहां से डिस्प्लेसमेंट? बेटा मीन पोजीशन से। कहां से? मीन पोजीशन से। तो सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ और डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, है ना, ऑन आइदर साइड में, चाहे ऊपर देख लो चाहे नीचे देख लो। अगर ये +3 है तो डिस्टेंस वाइज ये -3 होगा, बट होगा दोनों 3। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes. So this is called amplitude. It is the maximum displacement or distance moved by particle from its mean position on either side. Clear कि not clear? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड क्रस्ट और ट्रफ। ये डिस्टेंस होती है मीन पोजीशन से क्रस्ट की या ट्रफ की। हाँ तो देख लिया, मीन पोजीशन बेटा ये बनती है, क्रस्ट और ट्रफ ये बनते हैं। तो क्रस्ट की डिस्टेंस निकालोगे तो भी एम्पलीट्यूड निकलेगा, ट्रफ की डिस्टेंस निकालोगे तो भी एम्पलीट्यूड निकलेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। किसकी बात करेंगे? स्पीड ऑफ साउंड की। देखिए तो साउंड वेव की स्पीड को समझिए, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे बेटा देख लो, आपके पास आपने एक वेव ट्रेवल कराई, साउंड वेव है या कोई भी वेव है, ये देख लो। तो ये वेव ट्रेवल कर गई बेटा, यहाँ तक का टाइम पीरियड लगेगा कैपिटल टी। बोलो यस और नो? और यहाँ तक की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी इस समय में, ये क्या कहलाएगी? लैम्डा। बोलो यस और नो? सो ऑल यू नो कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? लैम्डा। और टाइम कितना? टी। करा कि नहीं करा? तो लैम्डा अपॉन टी को ही बोलते हैं वेव की स्पीड। तो स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 अपॉन टी। एंड ऑल यू नो 1 अपॉन टी को क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल्स टू बन गया लैम्डा इंटू एफ, या इसी को लिख सकते हो एफ लैम्डा। क्या लिख सकते हो? एफ लैम्डा। समझ में आ गया? तो व्हाट इज वेव की स्पीड? वेव की स्पीड क्या होती है? एक टाइम पीरियड में 1 सेकेंड में, ओके, यूनिट सेकेंड में वेव जितना चलती है, एक टाइम पीरियड में तो लैम्डा चलती है, ओके। देखो 1 टाइम पीरियड मतलब टी सेकेंड में वेव कितना चलती है? लैम्डा। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी बच्चों? लैम्डा अपॉन टी। चलेगी कि नहीं चलेगी? लैम्डा अपॉन टी। तो 1 सेकेंड में जो चली गई डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं वेव की स्पीड। क्या बोलते हैं? वेव की स्पीड। अब ये साउंड है तो साउंड का नाम कर दो वेव की जगह। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडिया विद डिफरेंट स्पीड। साउंड वेव की स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होती है? अलग अलग, बिल्कुल होती है अलग अलग। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑन मीडियम लाइक प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो साउंड की जो स्पीड होती है बेटा वो प्रेशर पे अलग होती है, डेंसिटी पे अलग 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 डेंसिटी पे अलग अलग होगी, और टेम्परेचर पे अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड की, तो साउंड वेव की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद डेंसिटी लिक्विड की होती है, तो उसके बाद साउंड की स्पीड लिक्विड में, और सबसे कम किस में? गैसेस में। क्लियर कि नॉट क्लियर? द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म। भाई साहब आपने तो एक घटिया डेफिनेशन दे दी, हमने तो आपको समझाया तक, इन्होंने तो सीधे दे दिया कि स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। समझ में आया?
जबकि हमने क्या बताया, व्हाट इज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कोई वेव कितना चलती है वही उसकी क्या है, स्पीड है। सो स्पीड ऑफ साउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, सो v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। क्लियर की नॉट क्लियर? आप देख लीजिए, आप अलग अलग मीडियम में स्पीड देख लीजिए। बेटा साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में है, आयरन में। कितनी है, आयरन में मतलब सॉलिड, 5130 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में लगभग 5 किलोमीटर। इसीलिए ट्रेन आपको बहुत दूर से सुनाई देती है पटरी पे कान रखने पर, क्योंकि साउंड 1 सेकंड में लगभग 5 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा। समझ गए? 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा? हाँ, तो मतलब कोई ट्रेन अगर 5 किलोमीटर दूर होगी, अगले 1 सेकंड में आपको साउंड उसका ट्रेन के पटरी से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, समझ में आ गया। वाटर में स्पीड थोड़ी सी कम होती है, 1530 मीटर पर सेकेंड, और एयर में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, दैट इज इक्वल्स टू 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरा बोला हुआ वर्ड 1 सेकंड के बाद कितने मीटर चला जाएगा, 344 मीटर। 344 मीटर, समझ में आ गया। 2 सेकंड के बाद लगभग वो 650 मीटर के आसपास चला जाएगा। क्लियर? बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप जानते हो कि साउंड का रिफ्लेक्शन आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। हाँ, साउंड के रिफ्लेक्शन बिल्कुल लाइट के रिफ्लेक्शन के जैसे होता है। द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइन ऑन द सेम प्लेन। तो बेटा देखो, ये इंसिडेंट साउंड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, और ये बेटा नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक यहाँ पे ट्यूब लगा लो, दूसरा एक ट्यूब लगा लो। आप देखोगे जिस समय दोनों एंगल सेम होंगे, उस समय आपके कान को सबसे बढ़िया सुनाई देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल पे आपका साउंड आएगा उसी एंगल पे आपका साउंड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है इको। इको क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको बोलते हैं। रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। क्लियर हो गया? क्लियर की नॉट क्लियर? साउंड वेव का रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब बार बार सुनाई देना, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। जैसे तुमने यहाँ पर जोर से बोला, बिल्कुल, है ना, वो धड़कन पिक्चर में क्या चिल्लाता है, अंजलि अंजलि अंजलि। तो यहाँ पर भैया पहले अंजलि गया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकरा गया, ये अंजलि का साउंड जैसे ही यहाँ से टकराया, अब ये देखो भैया यहाँ पे साउंड क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्ट हो गया। बोलो हाँ है ना? क्लियर? अब ये देखो भाई साहब, ये अंजलि बोल के रुका है और इसको दूसरा साउंड थोड़ी देर में सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा? ठीक है ना? तो अंजलि पहले गया, मुंह से निकला तो उसको सुनाई दिया, क्योंकि वो भी बहुत पास में था। और अंजलि जब रिफ्लेक्ट होकर के बाद में आया तो भी सुनाई दिया। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ये बेटा आपको कब सुनाई देगा इको? इको तब सुनाई देगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। मतलब बेटा 1 सेकंड के 10वें हिस्से का गैप होगा अगर जाने वाले साउंड और आने वाले साउंड में। समझ में आ गया? मतलब आपने देखा होगा बेटा कि ये जो इको होता है बहुत पहाड़ी वगैरह क्षेत्रों में सुनाई देता है, जहां बहुत हिल होती है, पहाड़ी वगैरह होती है। हम लोग को घर में इको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बेटा इको में रिफ्लेक्शन के लिए टाइम का इतना गैप होना चाहिए। घर में ये टाइम का गैप इससे भी कम होता है, इससे भी कम होता है, तो हम लोग को इसलिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे सुनाई नहीं देता। समझ में आया? हाँ, अगर आपको रिफ्लेक्शन जो है उसमें 0.1 सेकेंड कम से कम इतने का फर्क होगा, तो आपको वहां पर इको सुनाई देगा। क्लियर की नॉट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों रिवर्ब्रेशन की। क्या बात करते हैं? रिवर्ब्रेशन। समझ में आ गया? रिवर्ब्रेशन का मतलब क्या होता है? रिवर्ब्रेशन बेटा इको कब सुनाई देगा? जब 0.1 सेकेंड का फर्क होगा। बट 0.1 सेकेंड से कम का फर्क होगा तो क्या सुनाई देगा आपको? रिवर्ब्रेशन। आपके घर में जब पुताई होती है बेटा, तो आप कमरे को पूरा साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद आप कमरे में चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है। गूंजती है कि नहीं गूंजती है? हाँ है ना? और अगर उस कमरे में आप दो लोग, दोस्त लोग बात करें तो आप ही को लगने लगता है कि यार आवाज हमें समझ में नहीं आ रही है। क्लियर ना? हाँ, आवाज तेज नहीं हो जाती बेटा, बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और आपके आने वाली आवाज, जाने वाली आवाज में लौटने वाली आवाज दोनों मिल जाती हैं। दोनों क्या हो जाती हैं? मिल जाती है। यस। तो देखिए जब क्या होता है रिवर्ब, इसी बात को बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। तो क्या होता है बेटा, जैसे आपने यहां से बोला तो आपका साउंड गया, और बेटा टकरा करके, है ना, टकरा करके क्रिएटेड बाय द सुपर पोजिशन ऑफ द इकोज, और यहाँ पे कुछ टकराया और कुछ दूसरी जगह टकराया, कुछ कहीं और टकराया, ये पीछे से जाके टकराया, ये देखो। और यहाँ कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसको सारा साउंड बेटा टकरा टुकरू के, मतलब सीधा साउंड, टेढ़ा साउंड, पहले का साउंड,
है ना, इधर वाला साउंड जा करके टकरा के मिल गया, बोलो यस और नो। और डायरेक्ट साउंड भी मिल रहा है भाई साहब, मतलब सारे साउंड आके टकरा गए, सारे साउंड आके क्या हो गए, टकरा गए। अब जब इतने सारे साउंड टकरा जाएंगे, और ये क्यों टकरा गए, क्यों नहीं इको हुआ, क्योंकि इनमें जो गैप था 0.1 सेकेंड का कम था, इको वाले में और ओरिजिनल साउंड में। समझ में आ गया। जब ये सारे के सारे साउंड टकरा जाएंगे बेटा, तो उसको सामने वाले को कुछ क्लियर साउंड समझ में नहीं आएगा, कुछ क्लियर साउंड समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग के घर में रामायण वगैरह करा लेते हैं, या कुछ भी कोई काम करा लेते हैं, म्यूजिक वगैरह लगा देते हैं, उस समय म्यूजिक बजता तो रहता मगर हमको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या गा रहे हैं, है ना। हो समझ में आता है, मगर कुछ क्या गा रहे हैं समझ में नहीं आता, भड़ 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 सुनाई देता मगर कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर्बरेशन हो जाता है, सब साउंड मिक्स हो जाता है, और साउंड मिक्स होने के बाद रिवर्बरेशन होता है। समझ में आ गया। तो दिस इज, हाँ, क्रिएटेड बाय द सुपर पोजिशन। बेटा साउंड जब आपस में आके भिड़ते हैं तो इसको बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ साउंड्स, सुपर पोजिशन ऑफ इकोज, सुपर पोजिशन ऑफ द इकोज, मतलब वही टकरा के लौटने वाला साउंड, उसको इको बोलते हैं। इट इज द परसिस्टेंट ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ मल्टी इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कई बार रिफ्लेक्शन होता है और साउंड आकर के हो जाता है, जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस द लिसनर इन लेस देन 0.1 सेकेंड आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। हाँ, अब यहां पर पहले क्या मैंने क्या बताया, इको के लिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए, मगर आपको यदि रिवर्बरेशन फील करना है तो टाइम क्या होगा, 0.1 सेकेंड से कम, 0.1 सेकेंड से कम। क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, रेंज ऑफ हियरिंग। अलग अलग टाइप की बेटा साउंड होती है, और अलग अलग टाइप की साउंड को अलग अलग लोग सुन पाते हैं। बेटा देखो, ये जो जिराफ है, हाथी है, पिजन है, ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड, मतलब कि बहुत कम फ्रिक्वेंसी का साउंड सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज से भी कम, 20 हर्ट्ज से भी कम। बेटा ये बहुत कम फ्रिक्वेंसी का साउंड है, 20 हर्ट्ज आपको सुनाई नहीं दे सकता। इतनी कम फ्रिक्वेंसी के लिए हमारे आंख कान के पर्दे जो हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते। समझ में आ गया। जैसे मैं ये पेन हिला रहा हूं बेटा, तो ये पेन के हिलाने का साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो मेरे कान में कोई खास वाइब्रेशन सुनाई नहीं देंगे। समझ गए ना। आप अपने हाथ को दूर रखिए और आप सुनने की कोशिश करिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना। आप थोड़ा दूर रखेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस आपके 20 हर्ट्ज से कम के हैं। मगर कुछ साउंड बेटा 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड हमको सुनाई देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इनको बोलते हैं ऑडिएबल साउंड। क्या बोलते हैं इनको? अब कुछ साउंड इससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। बेटा भूकंप आने की जो सीज्मिक वेव होती है वो इसी अल्ट्रासोनिक में आती हैं। समझ गए ना। जो भूकंप आने की तरंगें होती है, इसलिए भूकंप आने के पहले कुत्ते पता कर लेते हैं और भौंकने लगते हैं। समझ में आ गया। तो ये किसको सुनाई देती है बेटा? डॉल्फिन्स को, समझ गए, और बैट्स को, और किसको? डॉग्स को। अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। साउंड वेव का एप्लीकेशन बेटा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए हम वेव्स को भेजते हैं और वेव्स के वापस आने का इंतजार करते हैं। जहां पर क्रैक नहीं होगा, वेव सीधे जाकर के टाइमली लौट के आ जाएंगी। बट जहां पर क्रैक होगा, वेव अंदर जाके जाएगी पहले, फिर क्रैक से टकराएगी, फिर वापस लौट के आएगी। तो बेटा मेटल के अंदर क्रैक चेक करने में, क्या चेक करने में? क्रैक चेक करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का। क्लियर हो गया। अल्ट्रासोनिक वेव का। अल्ट्रासोनिक वेव का अगला काम क्या है बेटा? किडनी में स्टोन को ब्रेक करने के लिए, किडनी में स्टोन को ब्रेक करने के लिए बेटा हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी मतलब मजबूत वाइब्रेशन, बहुत तगड़े वाइब्रेशन, तो बेटा हाई फ्रिक्वेंसी वेव जाएगी और यहाँ पर किडनी का स्टोन होगा और जाकर इसको क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। क्या कर देगी? ब्रेक। क्योंकि उसका वाइब्रेशन तेज है और बहुत जोर से हिलाएगी उसको, और जैसे जोर से कोई चीज हिलेगी तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अल्ट्रासोनिक या ब्रेकिंग किडनी स्टोन। अब देखो बेटा अल्ट्रासोनोग्राफी, हाँ अल्ट्रासोनोग्राफी से अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में देखा जाता है। समझ गया ना। बच्चे की पोजीशन का, है ना, मदर के अंदर बेबी की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और क्या होता है बेटा देखो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में बेटा वेव्स को भेजा जाता है और ये डिटेक्ट करता है और पता लगाते हैं कि भाई यहाँ गहराई कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट तो सामने नहीं है। समझ गया ना। कोई ऑब्जेक्ट तो सामने नहीं है। v स्पीड से वेव जाती है, उसी स्पीड से वेव आती है। तो ऑल यू नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बेटा जाने की d, लौटने की d, टोटल कितनी हो जाएगी? 2d, इक्वल टू स्पीड है v और टाइम कितना लगा? t। समझ में आ गया। इस चीज को, इस फॉर्मूले को लगा करके
यहाँ पर पता लगा देते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूर पे हमसे दुश्मन का जहाज खड़ा हुआ है। समझ में आ गया? उसके हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा वन शॉट में साउंड चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश। ठीक है, अब करेंगे इसकी प्रैक्टिस।